The question is, there are two charges plus 1 coulomb and minus 4 coulomb placed at a separation of 1 meter. You are to find out the position of the third charge and you are to calculate the value of third charge also. First हम calculate करेंगे position. You are to calculate the position of the third charge, that where it should be placed so that the entire system consisting of 3 charges, 2 known charges and 1 unknown charges must be in equilibrium. तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें तीसरा चार्ज कहाँ पर रखें, इनके बीच में रखें, इधर रखें या इस साइड में रखें, so that entire system is in equilibrium, means a system that consists of 3 charges is in equilibrium. तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है. तो बेटा इसके लिए कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देखिएगा, कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ. अगर गिवन दोनों चार्जेस आपके पास, जो दोनों चार्जेस हैं, इफ Q1 एंड Q2 जो गिवन है आपके पास, ठीक है, ये गिवन चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं, मींस लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं दोनों, या फिर नेगेटिव नेगेटिव हैं, कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, आप जो थर्ड चार्ज Q मान लीजिएगा, लेट इट बी Q, वो इन दोनों के बीच में ही रखना है आपको, मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन Q1 एंड Q2. Did you got my point? अगर आपके पास Q एक थर्ड चार्ज गिवन है, उसको आपको इसमें कहीं पर भी, देखिए पॉसिबिलिटी क्या है रखने की, आप इधर रख सकते हो, इस लाइन के अलावा कहीं भी रख सकते हो, मींस ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है इस केस में, आप इस लाइन पे कहीं भी चार्ज को रख सकते हो कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो. तो मैं आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ. अगर दोनों ही चार्जेस सेम नेचर के हैं, बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, तो आप कोशिश करें कि उनके बीच में रखें. मैं बीच का मतलब ये नहीं कह रहा कि मिडिल में रखें, आप मिड पॉइंट पर रखें, बट उनके बीच में आना चाहिए कहीं भी हो, ठीक है. तो फर्स्ट की पॉइंट ये है. सेकंड की पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हमारे पास Q1 एंड Q2 जो गिवन है हमें, वो अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं, मींस अपोजिट नेचर वाले हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो इसमें से. तो जो थर्ड चार्ज है, इसका मतलब जो थर्ड चार्ज है, दैट मस्ट बी प्लेस्ड, दैट चार्ज Q मस्ट बी प्लेस्ड आउटसाइड से मतलब क्या है मेरा, या तो आप लेफ्ट में रखेंगे या आप राइट में रखेंगे, ठीक है, मींस सिस्टम के लेफ्ट साइड में रखेंगे या सिस्टम के राइट साइड में रखेंगे. अब ये कैसे डिसाइड हो कि लेफ्ट और राइट में करेंगे, करके देखेंगे क्या, बार बहुत टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है. तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एक और पॉइंट कि जो छोटा चार्ज है, स्मॉल चार्ज कौन सा है, 1 कूलम, ठीक है, और ये -4 कूलम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों में से किसका छोटा है, 1 कूलम है. तो थर्ड चार्ज को हमेशा टू द लेफ्ट ऑफ मतलब नियर स्मॉल मैग्नीट्यूड रखना है. अगर ये स्मॉल मैग्नीट्यूड है, दोनों में स्मॉल मैग्नीट्यूड यही है 1 और 4 में, तो जो थर्ड चार्ज है वो कहाँ रखेंगे, इसके पास रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे. अगर इधर 1 कूलम होता, ये वाला छोटा मैग्नीट्यूड होता और ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता, तो इधर रखते थे. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नियर कहाँ रखना है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, नियर स्मॉल चार्ज बट मैग्नीट्यूड में, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पास आपको रखना है. सो दीज आर द की पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. तो अब आपको एक थर्ड चार्ज रखना है, देखिए दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो Q1 Q2 अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है. दूसरा इसका जो सब पार्ट वो क्या कहता है, या तो लेफ्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे, किधर रखेंगे, जो छोटा चार्ज है उसके पास में रखेंगे, तो छोटे चार्ज के पास में इधर रखेंगे, इधर तो अलाउड ही नहीं है, इधर रखेंगे. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिएगा कि ये हमने कोई Q चार्ज रख दिया. आई एम नॉट सेइंग द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज क्या हो, सबसे पहले हम Q चार्ज की पोजीशन हम चेक कर रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकता है, ठीक है. कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें आप बताइएगा. अगर हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो ये वाला फोर्स इसको क्या करेगा, ये वाला फोर्स इसको रिपेल करेगा और वो वाला फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है.
और अगर हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा। तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव उसके बारे में भी हम आपको आगे बताते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। टू फाइंड पोजीशन ऑफ चार्ज दो चीजें होती हैं, पोजीशन और दूसरा इसमें पॉइंट होता है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो पोजीशन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन Q जो हमें कैलकुलेट करना है, दैट मस्ट बी 0। तो ये ट्रिक आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कैसे हमने इसको अप्लाई किया, मींस फोर्स 1 की वजह से Q पर और फोर्स 2 की वजह से Q पर हमारे पास बराबर होना चाहिए। मींस इन बिटवीन दीज टू और इन बिटवीन दीज टू जो फोर्सेस हैं वो बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब है हम यहाँ पर लिखें फोर्स इन मैग्नीट्यूड, फोर्स बिटवीन Q and Q1 that must be equal to force between Q and Q2, ठीक है। इन दोनों के बीच का फोर्स इन दोनों के बीच के फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है मान लीजिएगा ये x है, कि x डिस्टेंस पर हमने इसको रखा है, ठीक है। तो 1 और Q के लिए डिस्टेंस कितना है, x है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। तो फाइंड, तो हमने लिखा है नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2 इज इक्वल टू 0। या तो Q1 पे निकाल लीजिएगा या फिर Q2 पे निकाल लीजिएगा। तो Q1 पर अगर हम निकालते हैं, लेट इट बी Q1, तो हम निकालते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q, दैट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो ये आपके पास है K Q1 Q डिवाइड बाय Q1 और Q के बीच का डिस्टेंस, Q1 और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, स्क्वायर ऑफ 1, देन K। उसके बाद हमारे पास आ गया Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच में, अगेन इट इज 1, तो यहाँ पर आप 1 रख सकते हैं। एलिमिनेटिंग Q1, K एलिमिनेट कर दीजिए, 1 एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास बचा सिंपली दैट Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, और कैपिटल Q कितना है, इन मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं 4 कूलम। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वैल्यू तो आपके पास आ गई, Q के लिए कि 4 कूलम आंसर आ गया। नाउ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा उसके लिए हम अजम्पशन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये यहाँ से देखिएगा डिस्टेंस कम है, करस्पॉन्डिंग चार्ज कम है, ठीक है। रेसिप्रोकल टू डिस्टेंस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है जो फोर्स होगा हमारे पास। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज ये नेगेटिव है, आपके पास नेगेटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा और वो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिएगा मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन बनेगी इस तरफ। अगर हम, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड चार्ज का कम है और डिस्टेंस भी कम है, तो आप इस तरीके से डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। मींस इट शुड बी ऑफ नेगेटिव नेचर, ठीक है। जनरली मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो वो आप पॉजिटिव नेगेटिव भी बता सकते हैं। तो बस आपको फोर्सेस का कॉन्सेप्ट इसमें समझना है। Now guys, see to the second numerical of electrostatic related to equilibrium. See if there are two charges. Again the question number 2 is there are two charges. Suppose one is 4e and another is e. Means both are positive charges and they are separated by distance a. Suppose total distance in between them is a. So we are to calculate the position where the third charge Q must be placed so that the entire system is in equilibrium. तो now these are the two like charges, positive। हमने आपको बताया था पॉजिटिव चार्जेस है तो बीच में कहीं भी रखना है, और अपोजिट चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो एक तरफ रखना है, एक साइड में रखना है, या तो लेफ्ट में या राइट में, और जो छोटा चार्ज है मैग्नीट्यूड में उसके तरफ रखना है। तो ये दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों के बीच में कहीं भी रख लो। मान लीजिएगा कि हम यहाँ रख लेते हैं, लेट इट बी x डिस्टेंस, यहाँ से ये x डिस्टेंस है तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या बनेगा, a माइनस x बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा आपसे कि Q जो चार्ज है, Q चार्ज को आप 4e से x डिस्टेंस पर रखें, ये रख दिया, एंड नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और उसके लिए हमने पोजीशन, टू फाइंड द पोजीशन, वहां पर भी आपको एक कंडीशन हमने आपको बताई थी। द कंडीशन वाज
कि नेट फोर्स ऑन क्यू मस्ट बी जीरो ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस। तो तो आप यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 4e चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ई चार्ज। यही हमने आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी। अब लिखने का तरीका देख लीजिएगा, Q 4e that must be equal to force on Q that is E। ऐसे हमने लिखा है, Q1 Q2 हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा आपके पास ये K Q 4e डिवाइड बाय सेपरेशन दोनों के बीच में कितना लिया है हमने x स्क्वायर, और ये हमने लिया K Q थोड़ा जल्दी करते हैं E, और इधर लिया हमने a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एलिमिनेटिंग द कॉमन टर्म्स फ्रॉम हियर, तो आपके पास बचेगा बेटा 4 बाई एक्स स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इतना आपके पास आ गया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये आपके पास बनेगा 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखिएगा, एक वैल्यू तो हम सीधा निकाल ही देते हैं। अगर दो वैल्यूज पॉसिबिलिटीज आपको निकालनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म में इसको सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही कर लीजिए। हम इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इट विल बी 2 बाई एक्स। वैसे तो प्लस माइनस 2 बाई एक्स होगा, पर हम डायरेक्ट अगर पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करें तो 2 बाई एक्स इट वुड बी इक्वल टू a माइनस में x। व्हाट इट इम्प्लाइज 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x। तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू 2a एंड x इज इक्वल टू 2 बाई 3a। सबसे इजीएस्ट पॉसिबिलिटी हमने ये बता दिया कि ये वाला आंसर होगा, मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ से क्या होगा 2 बाई 3a होगी। तो इस तरह से आप ये याद रखेंगे कि बस चार्ज बीच में रखना है या चार्ज साइड में रखना है, उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में डिटेल में बताया, और एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज वो भी हमने वहाँ पर आपको बताया। या इस केस में अगर वैल्यू ऑफ चार्ज भी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स आपको ये हमने Q पर फोर्स निकाला है, ठीक है। अब हम Q1 और Q2 पे किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकाल सकते हैं। तो नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू दिस मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर Q2, ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर Q1 चार्ज। Q1 पे निकाले या Q2 पर निकाले, Q की वजह से Q1 पर कितना होगा और Q2 की वजह से Q1 पर कितना होगा, दोनों को आप बराबर रख दें इन मैग्नीट्यूड, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा और आप Q कैलकुलेट कर सकते हैं। So this was the numerical. Let us see the next type of numerical based on superposition principle. The next question is on the screen. Basically there are three charges Q1, Q2 and Q3 placed at the vertices of an equilateral triangle, and a third charge capital Q is placed at the centroid of this particular triangle. ये जो centroid है यहाँ पर क्या रखा गया है, यहाँ पर basically capital Q चार्ज रखा है हमने, and you have to calculate the net force on this particular charge Q. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली ये पॉइंट किस किस के विसिनिटी में है, एक चार्ज इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो ये तीनों चार्जेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और हमें उन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर हम कहें तो F इज इक्वल टू टोटल F इज इक्वल टू F1 ड्यू टू दिस वन प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर सम ऑफ these three forces will give you the net force on F। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें डिस्टेंस चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो Q चार्ज है वो इधर रखा हुआ है, ठीक है। हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना है, इसके बीच में जो लग रहा है, इसके बीच में जो लग रहा है, इसके बीच में जो लग रहा है, वो फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। सेम पोलैरिटी की गिवन है क्वेश्चन में, ये Q है तो ये भी, अगर ये माइनस है तो ये माइनस है, प्लस है तो ये प्लस है, लेट इट बी प्लस, ऑल आर पॉजिटिव। ये प्लस Q चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। से दिस इज F1, से दिस इज F1 फोर्स, ठीक है, दिस इज F1। नाउ F2 इज वेयर, ये वाला जो चार्ज है Q2 वो को किस डायरेक्शन में पुश करेगा, इस डायरेक्शन में पुश करेगा। से दिस इज F2, ये आपके पास क्या है, F2 है, ठीक है। थर्ड वन, दिस इज 3 चार्ज, और ये Q को किस डायरेक्शन में पुश करेगा, सेम पोलैरिटी होने की वजह से हम बात कर रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में पुश करेगा, इस डायरेक्शन में पुश करेगा, F3। तो ये तीन, देयर आर 3 concurrent forces acting at the same point, F1, F2 and F3। वैसे तो रिजल्टेंट 3 concurrent forces का अगर तीनों ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो जीरो होता है। F1 प्लस F2 प्लस F3 हम डायरेक्ट आंसर जीरो भी लिख सकते हैं। बट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन, हाउ टू कैलकुलेट द आंसर। सो सबसे पहले हम देखिएगा F1 लिखेंगे। बेटा जब हम F1 की बात कर रहे हैं मीन्स हम
ये वाला चार्ज और इस चार्ज के बीच में हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमारे पास नोन होना चाहिए। सेंट्रॉइड अगर ये है तो ये मीडियन है, तो बेसिकली इस डिस्टेंस को अगर हम कहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो साइड है उसको अब देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। दिस इज 2/3 टाइम्स दिस पर्टिकुलर हाइट h, ठीक है। ये जो ऊपर वाली पार्ट होता है ये 2/3 होता है, नीचे वाला 1/3 होता है, मींस 2:1 में ये डिवाइड करता है। तो अगर ये टोटल हाइट h है, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हमें ये पता है कि ये आपके पास टोटल a है, एज लेंथ कितनी है आपके पास a है, ठीक है। और ये हाफ कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, a/2 बनेगा। तो ये आपको पता है, मींस बेस आपको पता है, आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये और ये एंगल कितना है, इधर 90 है, इधर आपको लेना है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं, तो जो हाइट है वो क्या होगी, आप देख लीजिए। अरे भैया टेंजेंट ऑफ 60 लगाइए ना, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस हाइट h डिवाइडेड बाय बेस दैट इज a/2, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, घूम फिर के वही आंसर आना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट सी एक टोटल कितना बनेगा, ये बना आपके पास 2h/a और टेंजेंट ऑफ 60 हमें h कैलकुलेट करना है बेसिकली। टेंजेंट ऑफ 60 बताइए कितना होगा, बोलिए। टेंजेंट ऑफ 60 0 1 2 3 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4 3 2 1 0, टेंजेंट 60 √3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया √3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2h/a। आपको h ही तो निकालना है, h इज 2 भाई, h इज देख लीजिए h कैसे निकालोगे, √3a/2, ये आपके पास h आ गया। आपको अगर ये निकालना है मींस आपको लेंथ निकालनी है, कौन सी लेंथ निकालनी है, से इट इज r1, यहाँ से यहाँ तक ये आपको r1 कैलकुलेट करना है, ये r2 है 2 के केस में, या 3 कह लीजिए, और ये आपके पास क्या है r3 है, आपको r1 कैलकुलेट करना है। तो ये अभी बताया 2/3 टाइम्स टोटल h होता है, तो 2/3 टाइम्स h हम करेंगे तो √3/2 इंटू a, एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास जो आंसर होगा दैट वुड बी a/√3, ठीक है। तो r1 आपके पास क्या आ गया, a/√3 डिस्टेंस आ गया, दिस इज a/√3 मींस जो हम 2/3 ऑफ टोटल हाइट की बात कर रहे थे, तो इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ कितना आ गया, a/√3 आ गया। आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं कि जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की जो पोजीशन होती है दैट इज a/√3, आपको ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा f1 हम कैलकुलेट करते हैं, f1 कितना आएगा भाई, f1 कितना आएगा, मैग्नीट्यूड चेक करना है हमें बेसिकली। दिस इज k q1 q1 कितना है हमारे पास q, और q1 q2 कितना है कैपिटल Q, एंड डिवाइड बाय r1 कितना है हमारे पास, a/√3 एंड द स्क्वायर ऑफ दैट, ये हमारे पास आया। दूसरा हम f2 लिखते हैं तो वो भी हमारे पास यही आएगा, kq कैपिटल Q डिवाइड बाय a/√3 एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। f3 अगर हम लिखते हैं तो kq कैपिटल Q डिवाइड बाय a under the √3 and the square of that। तो बेसिकली these are the three forces having equal magnitude। ऐसे में लिख सकते हैं कि F1 is equal to F2 is equal to F3 and these are concurrent forces। तो concurrent forces at a point, तो इनका जो वेक्टर सम होगा मींस Fnet is equal to F1 प्लस F2 प्लस F3, वो क्या होगा बेटा, 0 होगा, बोथ आर इक्वल, तो ये क्या होगा, 0 होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 हमारे पास क्या आंसर होगा, 0 होगा। बट हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं F1 F2 F3। एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको अगर हम और कैलकुलेट करें, मान लीजिएगा अनइक्वल फोर्सेज है और हमें रिजल्टेंट निकालना है इस केस में, तो भी हम क्या कह सकते हैं, हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास F1 की ये डायरेक्शन है, F2 और F3 का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, वो क्या डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा निकल के आपके पास। तो ये जो आएगा यहाँ पर ये होगा F2 और 3 का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो आपके पास दो फोर्सेस का एक फोर्स बन गया F2 3 ऊपर की तरफ, और एक फोर्स आपके पास F1 नीचे की तरफ है।
तो F1 और F23 अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। नेट फोर्स हम निकालेंगे तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो ज़्यादा फोर्स होगा उसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ भी अगर हम ये करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो F1 के बराबर ही आएगा। यहाँ पर 120 डिग्री एंगल है, आप रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे वो F1 के बराबर ही आएगा। F1 इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड F1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस दे विल कैंसिल ईच अदर, आंसर इज अगेन 0। सी टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन। इक्विलैटरल है ये, इक्विलैटरल मैं लिख देता हूँ इधर, इक्विलैटरल ऑफ साइड L, ठीक है। यू आर टू कैलकुलेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, कैलकुलेट force on each charge due to rest of the charges। तो क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल एंड क्लियर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 60 60 होगा। नाउ तो पहले हम देख लें कि रिजल्टेंट फोर्सेस कैसे बनेंगे, किस तरह से फोर्स लगेंगे। अगर हम ये Q1 की बात करते हैं, Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा, Q2 लगाएगा और Q3 लगाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब इस पे फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, मीन्स ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, आप इसको कह सकते हैं भाई ये इसने इसको रिपेल किया, ठीक है। तो सिंबॉलिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो अब आप देखिएगा, एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जब भी आप दो चार्जेस की बात, अच्छा ये यहाँ से यहाँ इधर फोर्स लगाएगा। अब पहले एक बार ये समझ लीजिएगा, उसके बाद इस वाले पॉइंट चार्ज पर यहाँ जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ और ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ और थर्ड पॉइंट चार्ज हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें समझ लीजिएगा, इसने तो फोर्स लगा दिया इधर, और ये वाला चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q3 किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये आपके पास एक डायरेक्शन ऊपर आ गई। तो इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, मतलब नेट फोर्स क्या लगेगा Q1 पर, वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और इस ये जो यहाँ से आएगा आपका diagonal of this parallelogram will give you the resultant force on 1, this is F1, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, Q2 पर अगर हम बात करें तो Q1 is gonna repel it, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और Q3 is again gonna attract it, बिल्कुल सिमिलर जैसे ये बनाया हमने अभी, ठीक है। तो दोबारा से हम उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इसमें भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो भी इसी तरीके से आएगा, लेट अस से दिस वन, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ठीक बने, कोशिश ये करेंगे कि डायग्राम सही बने, अच्छा बने। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दिखाया। ये क्या है आपके पास, F2 आया, दिस इज F2। और Q3 की बात कर लेते हैं, ये तो नेगेटिव चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव होगा। मतलब ये वाला चार्ज इज गोना अट्रैक्ट दिस वन, सॉरी, this charge is going to attract a negative charge and this charge is going to attract this negative charge। इसका मतलब Q3 ये वाला चार्ज Q3 को अपनी तरफ खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा, और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, मींस इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो जो रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट जो आएगा वो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ये पैरेललोग्राम जो होगा दैट वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, बिल्कुल सेंटर में आएगा। अगर डायग्राम सिमेट्रिकल आपने बनाया है बाय टेकिंग इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ से इसको ड्रॉ करके ऐसे दिखा दीजिएगा। ये क्या बनेगा बेटा, आपके पास F3 बनेगा। तो ये तो जो एक सबसे पहला काम होता है कि फोर्सेस की डायरेक्शंस को आप उसमें डायग्राम में बना लें और आप देखें कि रिजल्टेंट फोर्स किधर किधर एक्ट कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है फोर्स ऑन ईच चार्ज, मतलब हमें F1 निकालना है, F2 निकालना है, F3 निकालना है, ये हमें फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो F1 फोर्स किन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स, ठीक है। मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, इसने इस पर लगाया था, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज F12, ठीक है। दूसरा ये वाला जो फोर्स लगाया था हमने, ये वाला फोर्स किस पे लगाया है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। एक सेट कर देते हैं, बाकी सब सिमिलर लिख के हम कर देंगे। अब F12 और F3 के बारे में बताइए कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। F12 क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स, L इनकी साइड लेंथ है, हर जगह L ही है, L एंड L।
फोर्स कैसे बना हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q मल्टीप्लाई बाई Q एंड डिवाइड बाई L स्क्वायर मींस Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अगर हम बेटा F12 लिखें, F12 फोर्स अगर हम लिखें तो वो होगा K Q इंटू Q डिवाइड बाई द सेपरेशन इन बिटवीन देम दैट इज L स्क्वायर। F13 अगर हम निकालें तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, दिस इज K, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज Q, मैग्नीट्यूड में Q एंड डिवाइड बाय द सेपरेशन इन बिटवीन देम अगेन L, मींस ये सब बराबर ही तो आ रहे हैं, K स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, दिस इज आल्सो इक्वल टू K स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। इसका मतलब ये भी, ये मान लीजिएगा लेट इट बी F, ये भी F के बराबर है और ये भी F के बराबर है, और दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है यहाँ पर 120 डिग्री। तो हम क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, F1 कैसे निकालेंगे, F1 जो फोर्स होगा दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड F13, ठीक है, और जो एंगल है इनके बीच में कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना है 120 डिग्री है, और दोनों ही फोर्सेस किसके बराबर है बेटा, ये वाला फोर्स भी F के बराबर है और ये वाला फोर्स भी मैग्नीट्यूड में F के बराबर है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम रिजल्टेंट, F1 कैसे निकालते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर। F12 किसके बराबर है, F के बराबर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b इंटू कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन देम इज 120 डिग्री। तो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज f स्क्वायर, भाई ये बन गया आपके पास 2f स्क्वायर प्लस ये बना 2f स्क्वायर इंटू कॉस 120 माइनस 1/2, तो ये क्या बनेगा आपके पास f स्क्वायर माइनस हो जाएगा, दिस इज 2f स्क्वायर, देख लीजिए 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, आपके पास क्या बना f स्क्वायर अंडर द रूट मींस f ही आया। तो ये क्या आ गया बेटा, क्या लिखा हमने, जो F1 का मैग्नीट्यूड है दैट इज आल्सो इक्वल टू f, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। जो फोर्स ऑन 1 लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर आया, f के बराबर आया, और f क्या है, दैट इज k q स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, k q स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, ये भी f के बराबर है और ये भी f के ही बराबर है, हमने माना हुआ है। तो ये आ गया हमारा पहला पार्ट। अब सिमिलरली जो दूसरा आएगा F2 वो भी सेम आएगा, सेम डायग्राम में F2 इज आल्सो इक्वल टू f दैट इज k q स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, ये भी सेम आएगा। अब थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड केस और देख लीजिएगा, इसमें थर्ड केस हम यहाँ करा देते हैं आपको। थर्ड केस बेटा ये है, इस वाले फोर्स में जो ये लग रहा है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, तो ये और ये जो फोर्स लग रहे हैं ये कैसे फोर्सेस है, देखो इसमें चार्ज क्या है Q एंड L स्क्वायर, सेम मैग्नीट्यूड आएगा K स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। इनमें कौन से चार्जेस है, इसमें और इसमें, इस F32 के लिए कौन से चार्जेस हैं, दो, एक आपके पास Q है, एक आपके पास Q है, और सेपरेशन कितना दोनों के बीच में L, इसका मतलब K स्क्वायर L आएगा। इसका मतलब बेटा जो F31 है वो मैग्नीट्यूड में F32 के बराबर है, और वो भी कितना है K स्क्वायर ओवर L स्क्वायर है, जिसको हमने ऑलरेडी F माना हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये चीज भी क्लियर हो गई। और एंगल थीटा कितना है इस केस में, इस वाले केस में, ये तो दो केसेस हो गए। एंगल थीटा थर्ड केस में कितना है, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं एट Q3 एंगल थीटा कितना बनेगा, मैं लिख देता हूँ बेटा 60 डिग्री बनेगा, वहाँ आपके पास 120 था, यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, ये डिफरेंस है दोनों में। तो आप रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, मींस F3 आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of 60 डिग्री एंड अंडर द रूट ऑफ दैट, यहाँ पर लिखिएगा इसको थोड़ा ठीक से, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं F3 एंड दैट F3 वुड बी f स्क्वायर प्लस 2f cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री आप बता सकते हैं मुझे कितना होगा, 43210 and 43210 2/4 1/2 it would be 1/2, तो ये आपके पास आएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, तो यहाँ पर ये बनेगा 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ दैट, तो ये बनेगा 3f स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ दैट, मीन्स कितना बनेगा √3f बनेगा। तो ये जो F3 आया वो f के बराबर नहीं होगा, वो √3 टाइम्स f के बराबर होगा,
और रूट 3 टाइम्स एफ कितना है आपके पास, के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर है। दीज आर द 3 फोर्सेस दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? वन मोर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, सपोज यू आर गिवन ए पिथ बॉल, ठीक है, एक आपको पिथ बॉल दे रखी है, से इट इज क्वेश्चन नंबर 5, पिथ बॉल दे रखी है, पिथ बॉल का मतलब कोई भी स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल मान लीजिएगा कि ये ए है, ए इज द स्फेरिकल बॉल, इसका वेट कितना है मान लीजिएगा यहाँ पर 8 ग्राम इसका मास है, एम जो गिवन है दैट इज 8g, ठीक है, और ये ए, इसके नीचे एक और बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये सपोज इसके नीचे है और ये इसका बीच का सेपरेशन क्या है 5 सेंटीमीटर, लेट इट बी 5 सेंटीमीटर, ये बी है, ठीक है, ये 8 ग्राम है, 5 सेंटीमीटर सेपरेशन है और ये है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना होता है कि इस पर, अच्छा इसका चार्ज भी गिवन है, इस पर जो चार्ज है वो है 5 × 10⁻⁻, मैं देख लेता हूँ एक बार स्टेटमेंट में, इट इज 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ये इस पर चार्ज भी गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज what should be the charge on this particular ball so that this particular ball A remains suspended in air। मतलब ये तो समझ लीजिएगा कि ये तो फिक्स है आपके पास, इसको हमने किसी भी तरीके से फिक्स किया हुआ है, ये नीचे नहीं आएगी, तो ये यहाँ पे नीचे रखी हुई है, इसकी वजह से इस पर इफेक्ट आपको निकालना है सो दैट ये एयर में सस्पेंड रह सके, एयर के अंदर ये रह सके। तो एयर के अंदर रह सके तो एनी हाउ इसका वेट बैलेंस करना पड़ेगा हमें किसी ना किसी तरीके से। इसका वेट क्या होगा बेटा, इसका वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इस पर नेचर ऑफ चार्ज भी बताने की कितना हो, ये पॉजिटिव चार्ज की है, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, 5 × 10⁻⁻8 कूलम का। तो ये mg नीचे की तरफ है तो ये वेट की वजह से नीचे की तरफ आएगी। अब उसके नीचे एक और बॉल रखी हुई है, अब ये बॉल क्या कर सकती है, इसको हम कैसा चार्ज दें, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं ना, चार्ज की बात करेंगे हम, ठीक है, तो इस बॉल को हम कैसा चार्ज दें सो दैट इट रिमेन्स इन सस्पेंडेड इन एयर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा है, तो वो कैसा फोर्स है, वो किन के बीच में लगता है, दो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। ये चार्ज है तो इसको भी हम चार्ज कर देते हैं, कितना चार्ज इसको दें और कैसा चार्ज हम इसको दें ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको हम अगर प्लस चार्ज देते हैं, लेट इट बी प्लस चार्ज, तभी तो इसके बीच में रिपल्शन होगा और तभी ये बॉल इसको रिपेल करवाएगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट mg को बैलेंस कर पाएगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से होगा, इस बॉल की वजह से होगा, जिस पर चार्ज मान लेते हैं q है, लेट इट बी q, और ये q आपको कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर नाउ? तो यहां से हम ये लिखते हैं वेट, या ऐसे लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द balls must be equal to weight of suspended ball, weight of above ball जो हमें दे रखा है above ball, ठीक है। या सस्पेंडेड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो लिखना सही होगा, सस्पेंडेड बॉल, ठीक है। तो भैया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, K, एक आपके पास चार्ज कितना है Q दैट इज 5 × 10⁻⁻8 कूलम, मल्टीप्लाई बाय दूसरा चार्ज कितना है, लेट इट बी Q, एंड डिवाइड बाय सेपरेशन कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया दोनों बॉल्स के बीच में, और इस पर हमारे पास कितना, इसका मास कितना है 8 ग्राम, 8 × 10⁻³ किलोग्राम, m मल्टीप्लाई बाय g आप 10 ले लें या 9.8 ले लें कैलकुलेशन के लिए, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ इट वुड बी 9.8 अब अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। Q निकालना है भाई, K तो आपको ऑलरेडी पता ही है, दैट इज 9 × 10⁻9, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। नाउ यू कैन फाइंड आउट Q को कैलकुलेट करना है जी, Q को कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या आ गया 8 × 10⁻³ 9.8, देन 5 × 10⁻² स्क्वायर है ना,
इसको ऐसा लिख लेते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइड बाय, ये इसके नीचे आएगा सब कुछ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻8। देखिएगा 5 से 5 एलिमिनेट हुआ, ठीक है। और भी देख लीजिएगा कहाँ पर कुछ चीज़ें एलिमिनेट होती हैं। जब आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल बी हैविंग 4.36 इंटू 10⁻⁻7, 4.36 10⁻⁻7 कूलम। कैसा नेचर होना चाहिए इसका? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो उसको रिपेल कर पाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव हुआ तो उसको नीचे खींच लेगा, mg भी नीचे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे, तो नीचे गिर जाएगा। तो ऊपर रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज देना होगा, सो दैट इट विल सस्पेंड इन एयर। दिस इज अनदर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। नाउ another question on the screen. There are two spheres, sphere A having charge this one, another sphere B having charge this one, same identical sphere है, इस पर भी चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है, ठीक है। एंड थर्ड, और दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन है हम आपको बता देंगे अभी आगे, ठीक है। तो थर्ड चार्ज आपके पास है, थर्ड चार्ज आपके पास है C, वो भी बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, बट ये अनचार्ज्ड है। ये स्फीयर कैसा है? अनचार्ज्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे मैं करता जाता हूं आप देखे जाइएगा। फर्स्ट स्टेप इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर चार्ज A, इनिशियली A, स्फीयर A इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B, इस पर Q चार्ज है, विद C, और इस पर चार्ज कितना है? 0 चार्ज। ये अनचार्ज लिख सकते हो इसको, अनचार्ज्ड। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, तो ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट मतलब A ये है और C ये है, दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए। एक पर Q है, एक पर 0 है, तो एक पर Q था, एक पर 0 था, लेकिन कॉन्टैक्ट पे आने पे क्या होगा? चार्जेस इक्वली शेयर्ड। तो ये Q है, ये 0 है, तो Q प्लस 0, Q प्लस 0/2 कितना बना? Q/2। तो Q/2 बेटा चार्ज इस पे हो गया, Q/2 इस पे चार्ज हो गया। अब अगर हम इनको सेग्रीगेट भी करते हैं कि भैया A हमारे पास आफ्टर सेग्रीगेशन कितना चार्ज वाला है? Q/2 है, और C हमारे पास कितना है? Q/2 है। पहला स्टेटमेंट ये है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर ये है कि चार्ज B को C के कांटेक्ट में, अब जो C आ गया हमारे पास, चार्ज B को लेकर आते हैं। ये हमारे पास चार्ज B है, इस पर Q है, इस पर हमें चार्ज, नया जो चार्ज C है जिस पर Q/2 है, उसको कांटेक्ट में लाते हैं। तो इसका मतलब ये B और C कांटेक्ट में है आपके, दोनों आइडेंटिकल है, चार्ज इज इक्वली शेयर्ड। तो ये आपके पास था Q, दोनों ईच चार्ज कितना हो जाएगा? Q प्लस Q/2, इस पर Q, इस पर Q/2 एंड डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा आपके पास 3Q/4। इसका मतलब दोनों पर चार्ज कितना हो गया? 3Q/4 हो गया। तो इसका मतलब बेटा आपके पास जो B आ गया, और अब जो फाइनली C है, C पर कितना है? 3Q/4, और इस पर कितना है? 3Q/4, ठीक है। Now the final charge on C is this one, not this one. उसके बाद अब आपसे ये कहता है, now calculate the force of electrostatic force, calculate electrostatic force in between A and B. जो A है हमारे पास और जो B है, अब फाइनल हमारे पास जो B है, A और B के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले। व्हाट वाज A? एक पर कितना चार्ज है? अब फाइनली Q/2, इस पर Q/2 चार्ज है, और B पर कितना चार्ज है? 3Q/4 चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज R, एंड वैल्यू ऑफ R इज गिवन एज, इट इज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो आप 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और 0.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको बेसिकली फोर्स कैलकुलेट करना है, और जो ये Q है इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। दिस Q इज ऑल्सो गिवन, ओवरऑल Q इज गिवन 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये डाटा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं हम, F इज इक्वल टू KQ1 Q2, दिस इज K, Q1 कितना? Q/2, Q2 कितना? 3Q/4 डिवाइड बाई R स्क्वायर, डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास सिंप्लीफाई करके K 3K Q स्क्वायर, देखिएगा 3K Q स्क्वायर बाई 8R स्क्वायर, 8R स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज हियर,
अगर हम पुट करें वैल्यू तो ये आपके पास बनेगा 3 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई क्यू इज 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 एंड द स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है, डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। बेटा जब आप ये सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इजीली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट 5.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 न्यूटन, 5.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 न्यूटन वुड बी द आंसर। सो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि चार्ज कैसे शेयर करना है। सेम साइज आइडेंटिकल स्फीयर है, सेम साइज के आइडेंटिकल स्फीयर है, तो चार्ज जब कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इस पर कुछ भी चार्ज नहीं था, इस पर क्यों था, लेकिन कांटेक्ट में लाए उसके बाद सेपरेट किया तो चार्ज क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी चार्ज क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। टोटल चार्ज का हाफ कर दिया तो दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। So this is how we can solve this type of question as well as. So we have completed maximum type of numericals based on Coulomb's law and superposition principle. I hope कि आपको समझ आए होंगे। Practice well. I will provide you the worksheet and go with that. And बस आप काम करें। Thank you very much. God bless you. इस चैप्टर से रिलेटेड और प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस के लिंक डायरेक्ट चाहिए तो इस वीडियो के, एवरी वीडियो के, ना ही सिर्फ यही वीडियो नहीं, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं और चैनल का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, जहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डायरेक्टली आप सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।